यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है। क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? अब आयुष के पास हार मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब वो आहान की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। उसके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता था। नादान, अब तो मैं तुम्हारी बहन नादान लग रही है। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। इतने बड़े मामले को आयुष बस ये बोलकर ख़त्म करना चाहता था, यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मिस सनाया का इलाज करवाऊंगा। इतना ही नहीं, घर जाकर मैं आयशा को समझाऊंगा और इसे सजा भी दूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि ये आगे से ऐसा कुछ न करें। आयुष ने एक एक करके अपनी बात आहान के आगे रखी। सनाया का इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ, आहान ने तुरंत कहा। और जहाँ तक बात है इस नक्सड़ी आयशा की सज़ा की, तो मैं इसे माफ़ कर सकता हूँ अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। आहान ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। इम्पॉसिबल, आयुष ने कहा। आयशा को 2-3 टाइगर के बीच में छोड़ने का मतलब था इसकी जान ले लेना। वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आयशा जोर से चिल्लाई। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने डर की वजह से वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इम्पॉसिबल, आहान आयुष की तरफ देखने लगा। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। आहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम इसका अंजाम जानते नहीं हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आहान ऐसा होगा। आयुष जानता था कि अगर आहान ने उन्हें नहीं छोड़ा तो मेहता फैमिली और आहान के बीच बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? आहान ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को ख़त्म करते हैं, आहान ने राज की तरफ देखते हुए कहा। यह सुन राज के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। यंग मास्टर, आयुष, वो राज समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। अगर आयुष को कुछ हो जाता तो मेहता फैमिली पागल कुत्ते की तरह सब बर्बाद करने के पीछे पड़ जाती। हालांकि आयशा ने ही पहले आहान को भड़काया था, पर अब जो आहान कर रहा था वो भी सही नहीं था। जब पहले राज ने आहान को वशिष्ठ हाउस में पार्टनर बनाने का सोचा था, तब उसे लगा था कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि सब अच्छा ही होगा। पर अब उसे पता चला था कि उसके पार्टनर बनते ही वशिष्ठ हाउस पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आहान सिर्फ जो सनाया के साथ हुआ उसका बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि जो नाराज़गी आयुष ने कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाई थी उसका हिसाब भी बराबर करना चाहता था। राज, तुम मदद नहीं करना चाहते? आहान ने बहुत शांति से पूछा। राज वहीं जम गया। अगर आज वो आहान की मदद करने से मना कर देता तो इतने वक्त से जो उसने अपनी इमेज बनाई थी वो बर्बाद हो जाती। आहान को खुश करने के उसके सारे प्लान फ्लॉप हो जाते। उसने अपने दिल पर पत्थर रख के आखिरी फैसला ले ही लिया। राज जानता था जो लोग 2 नाव में सवार होते हैं वो अक्सर डूब जाते हैं, इसीलिए राज ने फैसला कर लिया था कि वो आहान की तरफ है। जिस दिन से राज ने आहान को वशिष्ठ हाउस के शेयर ऑफर किए थे उसी दिन राज आहान की तरफ आ गया था। राज आयुष की तरफ गया और बोला, आयुष ब्रदर राज, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। राज ने अपनी आंखें बंद की और उस पर तरस करते हुए बोला, आयुष तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। आयुष समझ गया था कि राज उसे क्या याद दिला रहा था। राज ने आयुष को पहले ही बता दिया था कि आहान जितना साधारण दिखता है वो उतना साधारण है नहीं। ब्रदर, मुझे आहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज़, मैं आहान की असलियत जानना चाहता हूँ, आयुष ने रिक्वेस्ट की। राज ने ना चाहते हुए भी आहान की तरफ देखा। वो उसके हाव भाव देखना चाहता था। आहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई थी। पर अभी वो किस हालात में थे ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। यही कारण था कि दोनों के बीच कॉन्फ्रेंस रूम में बहस हुई थी। आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता उत्तराधिकारी है। अभिषेक और रजत का, जिसने
जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूट गए थे, वो भी यही आहान है जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उसमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये सारी बेस्ट तकनीक जानते हैं। राज ने आयुष से ये बात बहुत धीरे से कही थी कि कोई तीसरा इंसान सुन ना पाए। यह सुनते ही आयुष ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगा। आहान रायजादा फैमिली का अकेला उत्तराधिकारी था और साथ ही मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब तो उसकी मौत पक्की थी। राज, मेरे परिवार का ध्यान रखना और उन्हें बचा लेना, उनसे राज की तरफ शांति से देखते हुए कहा। अगले ही पल आयुष आगे बढ़ा, गार्ड की बंदूक निकाली और खुद को सिर पर गोली मार ली। एक जोर का धमाका हुआ और फिर एक गहरा सन्नाटा। भैया, आयशा जोर से चिल्लाई और वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहीं अर्पित का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर पर पसीना था और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। आहान को विश्वास नहीं था कि आयुष आत्महत्या कर लेगा। गोली चलने को तेज़ आवाज़ से सनाया की आंखें खुल गई थी। आहान, सनाया अभी भी बहुत कमज़ोर थी। हालांकि वो बेहोश थी, पर फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था कि यहाँ क्या हुआ था। सनाया, सनाया तुम कैसी हो? आहान ने उसके पास आकर पूछा। भेड़ियों के काटने का निशान ज़्यादा गहरा नहीं था। उसने पहले ही अपनी ताकत से घाव पर जोर लगाकर खून रोक दिया था। मैं ठीक हूँ आहान। सनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे लगा था कि वो आहान से कभी नहीं मिल पाएगी, पर आखिरी वक्त पर आकर आहान ने उसे बचा ही लिया था। आहान, इन्हें जाने दो, सनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। आयुष की मौत उसकी वजह से हुई थी, पर अब सनाया नहीं चाहती थी कि किसी और की मौत हो। ये बात सुनकर आहान का मुंह बन गया। वो सनाया की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। सनाया बहुत नरम दिल की लड़की थी और आहान को उसकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। हाँ हाँ सनाया, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ मरो। आयशा आयुष की बॉडी के साइड से उठकर सनाया पर गोली चलाने ही वाली थी। इतने में राज बीच में आया और आयशा को धूल धक्का दे दिया। राज भी मार्शल आर्ट में ट्रेन था, इसीलिए आयशा उसका हमला सहन नहीं कर पाई। वो जहाँ गिरी थी वहाँ से उसके लिए उठना असंभव हो गया था। आहान ने कुछ नहीं बोला। आहान समझ गया था कि राज सिर्फ उसका साथ दे रहा था। सनाया के मना करने के बाद आहान कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए राज ने ये मैटर अपने हाथ में ले लिया। सनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफ़रत क्यों करती थी। आयशा के चेहरे के भाव अभी भी नफ़रत वाले थे। सनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप हमारे मन में काफ़ी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे, आहान ने बहुत शांति से कहा। ओके, सनाया ने कहा। सनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर सनाया और आहान का मुंह बन गया। ये देखकर जिया ने फिर से कहा, यंग मास्टर, मेरे और सनाया के बीच में गलतफहमी हो गई, पर अब हम उसे सॉल्व कर लेंगे। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे को सॉल्व करना है। सनाया ने दर्द में होने के बावजूद अपना गुस्सा दिखा दिया था। ये देखकर आहान मुस्कुरा रहा था। हालांकि सनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब राज चोपड़ा जैसा इंसान आहान को अपनी इज्जत दे रहा था, तो फिर वो कौन थी जो उस पर या सनाया पर गुस्सा होती। मैंने गलत कर दिया। मुझे लगा था कि आहान फटीचर हैं, पर यह तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। फालतू ही सनाया की इमेज ख़राब कर दी मैंने। अब तो चाह कर भी मेरी इनसे दोस्ती नहीं हो सकती। करण जैसे आदमी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने यंग मास्टर को अफेयर कर दिया। जिया, ये तूने क्या किया? जिया मन ही मन अब पछता रही थी। आहान सनाया को लेकर वहाँ से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। तब ऐश्वर्या, जो डर के मारे पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, आगे आई। करण, ये आहान रायजादा आखिर कौन है? जिया ने शर्मिंदा होते हुए पूछा। अब तक वो समझ गई थी कि आहान कोई मामूली बैंक एम्प्लॉय तो बिल्कुल नहीं है, वरना राज उसे यंग मास्टर थोड़ी कहता। तुम तो मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण ने जवाब दिया। सबसे पहले आहान को परेशान करने वाला इंसान करण ही था। करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे ना?
इतना छोटा दिल थोड़ी होगा उनका। ऐश्वर्या जो अब तक बात बात पर आहान से पंगे ले रही थी, अब उसे यंग मास्टर बुला रही थी। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उसकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसीलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। करण ने साफ साफ अपने मन की बात कह दी। करण प्लीज़ मुझे डराओ मत। सब में जिया की ही, जिसने आहान से सबसे ज़्यादा झगड़ा किया था। जिया को रेस्टोरेंट में की गई अपनी हर गलती पर पछतावा हो रहा था। अब सब आहान को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। इधर आहान और सनाया हॉस्पिटल पहुंचे। आहान ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फ़ोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम आहान की खास जान पहचान वाली थी और बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थी। आहान सनाया की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सनाया जो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर फिर भी आहान परेशान था। सनाया का चेहरा पीला पड़ चुका था। आहान को लग रहा था कि मनाली सनाया के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो उसे तुरंत वापस उधर भेजना चाहता था। यंग मास्टर, मैडम बिल्कुल ठीक है, बस डर की वजह से शायद उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वापस शिमला ट्रैवल कर सकेंगी। डॉक्टर कुसुम ने सनाया को देखने के बाद कहा। सनाया, अब तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता हूँ, आहान ने कहा। दोनों जब बाहर पहुँचे तब आहान ने पूछा, शिमला में सब कैसा है। डॉक्टर कुसुम ने एक लंबी सांस ली और कहा, यंग मास्टर, शिमला में सब सही है, पर गिल फैमिली में नहीं। इट्स ओके कुसुम आंटी, आप मुझे बता सकती हैं, आहान ने कहा। यंग मास्टर, जब आप और सनाया दोनों मनाली आ गए तब नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य गिल स्प्रिंग कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने स्प्रिंग कॉरपोरेशन के अंदर जो मेन प्रोजेक्ट थे उन्हें किसी लोकल रियल एस्टेट को दे दिए, वो भी बहुत कम रेट पर। उन्होंने ये सब काम बहुत जल्दी किया क्योंकि सनाया के वापस आने के बाद वो ये नहीं कर पाते। डॉक्टर कुसुम ने सारी बात बता दी। ठीक है, मैं ही इस मामले को हैंडल कर लूँगा, आप दादाजी से कह देना हम जल्दी शिमला लौटेंगे, आहान ने कहा। ओके, इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई और आहान वापस वार्ड में आ गया। सनाया के पास बैठ गया। कुछ ही देर में सनाया की आँख खुली। आहान को उसके पास बैठा देख के सनाया बहुत खुश और सेफ महसूस कर रही थी। वो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहान, मुझे लगा अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। जब सनाया पर भेड़ियों ने हमला किया था तब उससे सबसे पहले उसके सामने आहान आया था। न उसके सामने उसकी फैमिली आई थी, न उसके पापा, न उसकी मम्मी। उसके सामने सिर्फ आहान आया। उसे एहसास हो गया था कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं बेबी, वो सब पास्ट था, उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, आहान ने सनाया को संभालते हुए कहा। आहान, तुम्हारी असलियत क्या है? एक तरफ मैं भी जानना चाहती हूँ और एक तरफ मुझे डर भी लग रहा है, सनाया ने आहान से कहा। सनाया, आहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वहाँ रूपल आ गई। क्या आहान सनाया को अब सब सच सच बता देगा? सनाया, तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही रूपल को इस हादसे के बारे में पता चला वो सनाया से मिलने आ गई। जब उसने देखा कि सनाया ठीक है तब उसकी सांस में सांस आई। रूपल, मैं ठीक हूँ, सनाया ने प्यार से कहा। आहान, तुमने ऐसे ध्यान रखा सनाया का? मनाली आने के कुछ दिनों के अंदर ही सनाया ने बहुत कुछ फेस कर लिया था। पहले मॉल में उस अमीर औरत सोनिया से झगड़ा, फिर वशिष्ठ हाउस में ये सब। रूपल को इन सब बातों में से आहान पर गुस्सा आ रहा था। सारी गलती मेरी है, मैंने ही लापरवाह था। आहान ने तुरंत अपनी गलती मान ली। उसे रूपल की बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, उल्टा वो रूपल को देखकर काफ़ी खुश था क्योंकि रूपल जिया की तरह दिखावा नहीं करती थी, बल्कि सच में उसे सनाया की परवाह थी। रूपल, इसमें आहान की कोई गलती नहीं है, सनाया ने कहा। सनाया का मानना था कि इन सब में आहान की गलती नहीं थी। इतने दिनों में वो मनाली में जिनसे भी मिली थी वो पागल और घमंडी औरतें थी, फिर चाहे सोनिया हो या फिर आयशा। अच्छा, आहान की गलती कैसे नहीं है? वो तुम्हारा पति है, उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। रूपल के चेहरे असंतुष्टि थी, पर वो ये भी जानती थी कि इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी
वो सनाया को हमलों से बचा तो नहीं पाया था, पर फिर भी जिसने भी उसके साथ ये किया था उसने उन्हें अच्छा सबक भी सिखाया था। रूपल वहाँ मौजूद नहीं थी, पर फिर भी उसे सब कुछ पता चल गया था। रूपल को पहले लग रहा था कि उसकी जान पहचान बस शिमला तक ही है, पर यहाँ तो उसकी जान पहचान राज चोपड़ा, अस्मिता कपूर जैसे लोगों के साथ भी थी। इसीलिए रूपल ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। सोनिया ने आयशा पर हाथ उठाया और उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा, तो आयशा ने तो सनाया की जान लेने की कोशिश की थी। आयशा अपनी इतनी बेइज्जती और भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके साथ ही राज के हमले से उसे बिल्कुल घायल कर दिया था। कुछ देर वहीं रहने के बाद आयशा कहीं चली गई और हर तरफ ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो सबने मान लिया, साथ ही राज के हमले ने उसे बिल्कुल घायल कर दिया था। कुछ देर वहीं रहने के बाद आयशा कहीं चली गई और हर तरफ ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो सबने मान लिया कि उसकी भी मौत हो गई। मेहता फैमिली ने सोचा कि उनके दोनों सीधे उत्तराधिकारी एक ही बार में ख़त्म हो गए। उधर राज मेहता हाउस में पहुंचा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो मेहता फैमिली के हेड अनिल मेहता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मिस्टर मेहता, आयुष और आयशा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आयुष ने अपने आप को गोली मार ली। आयुष की बॉडी तो है, पर हमें आयशा कहीं नहीं मिल रही है। आई एम श्योरी। राज अपना गिल्ट नहीं छुपा पाया था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? अनिल ने बहुत ही कठोरता से पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ मिस्टर मेहता। राज ने इतना कहकर राज ने वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच बता दिया। ये सब सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे ही अहान से बदला लेने की बात कही और उसे मारने के लिए कुछ लोगों को सीधा हॉस्पिटल भेजने की बात कही, राज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर मेहता, मैं आपको इमोशन समझ सकता हूँ, पर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अहान मनाली के सबसे बड़े ग्रुप का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो बचने की हर तरकीब जानता है। ये बात सुनकर अनिल रुक गया। वो जानता था कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मनाली के सबसे बड़े ग्रुप के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पर हमला करे, और अगर ऐसा कोई करने के लिए मान भी गया तो वो मुंह बोली रकम मांगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अहान का सरनेम रायजादा है और वो रायजादा ग्रुप को इंडस्ट्रीज़ का इकलौता हेयर है। इसीलिए आप कुछ भी ना करें, वही बेहतर होगा। राज ने आगे अपनी बात कही। ये सब सुनकर अनिल ने बदला लेने का अपना फैसला बदल लिया था। उन्होंने राज को उन सबको अकेले छोड़ने के लिए कहा और अपने रूम में चले गए। अगली सुबह मेहता हाउस में गम के बादल छाए हुए थे। मेहता फैमिली ने अभी अपने 2 बच्चों को खोया था। घर का हर नौकर सांस लेने में भी घबरा रहा था। उनकी मौत उनकी माँ सरिता मेहरा तो रो रो कर बुरा हाल था। 1-2 बार तो वो चक्कर खाकर भी गिर चुकी थी। जो बात सबसे हैरानी वाली थी वो ये थी कि घर के मुखिया और आयुष और आयशा के पिता अनिल मेहता ने अभी तक अहान के बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। पूरी मेहता फैमिली मायूस और उदास अपने हॉल में बैठी थी। अनिल मेहता चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठे थे। उनके पास में ही सरिता मेहता बैठी थी। कुछ समय पहले तक सरिता एकदम टिप टॉप और पूरी अकड़ में थी, पर अभी अपने दोनों बच्चों की मौत का सुनने के बाद वो बिल्कुल बेबस और लाचार नज़र आ रही थी। उनके साथ मेहता फैमिली के बाकी इम्पोर्टेंट लोग जैसे अनिल के छोटे भाई, उनके और बाकी सब वहीं बैठे थे। भाई साहब, जो राज ने बताया क्या वो सच है? आपने बड़े भाई को इतना उदास देखकर छोटे भाई ने पूछा। रात को राज चोपड़ा खुद मेहता विला में आया था उनको यह खबर देने। उसने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आयशा और आयुष की मौत उसकी वजह से हुई थी, पर अनिल मेहता सच जानता था। राज सिर्फ एक जरिया था, उन दोनों की मौत का कारण अहान था। हाँ, इस बात में राज झूठ तो नहीं बोलेगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का उत्तराधिकारी भी है। अनिल ने कहा। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? अनिल के छोटे भाई ने पूछा। मेरे दोनों बच्चों की उम्र बहुत छोटी थी। अनिल के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बाकी सब बस दुखी होने का दिखावा कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं खुशी थी कि आयशा जैसी नक्सली लड़की और मेहता बिजनेस का उत्तराधिकारी आयुष मर गए थे।
दोनों भाई बहन अपने आप को बहुत होशियार समझते थे और हर वक्त अकड़ में रहते थे। बाकी लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा तो आता था, पर वो जता नहीं सकते थे। सब लोग एक समझ लो, आगे चलकर कोई भी अहान से या रायजादा परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई न बदला लेने जाएगा और ना ही दोस्ती करने, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने नाम से मेहता हटा दे। अनिल ने बहुत ही सीरियस टोन में बता दिया था। ये बात सुनकर अब सब हैरान थे। मेहता दूसरी पीढ़ी इस बात को तुरंत मान गई थी। अब सब समझ गए थे कि अनिल अहान से कोई बदला नहीं लेगा, और उसके ऊपर से अगर किसी ने उसे कोई रिश्ता रखा तो वो मेहता फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। अहान रायजादा में ऐसा क्या था? किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बड़े भाई की बात मान गए। जब वो आयशा और अहान के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे तो जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई थी उसको क्या बोले। अहान के कहने पर राज ने मेहता फैमिली पर नज़र रखी हुई थी। जैसे ही उसे इस बात का पता चला उसने तुरंत अहान को कॉल करके बता दिया। यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कोई ख़तरा है, राज ने कहा। ठीक है, फिर भी तुम ध्यान रखना, कुछ भी अलग लगे तो मुझे अपडेट कर देना, अहान ने बहुत क्लेमली कहा। भले ही मेहता फैमिली ने कह दिया हो कि वो अहान से बदला नहीं लेंगे, पर फिर भी अहान को कहीं ना कहीं चिंता थी, इसीलिए उसने राज से उन पर नज़र रखने के लिए कहा था। अहान को अपनी फ़िक्र से ज़्यादा सनाया की फ़िक्र थी। अहान भले ही बहुत पावरफुल आदमी था, पर सनाया बहुत ही सिंपल साधारण लड़की थी और एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी। गिल फैमिली किसी भी तरह का कोई बदला न हैंडल कर पाती और न ही डिज़र्व करते थे। कुछ देर बाद अहान के पास सुशील का फ़ोन आया। अहान फ़ोन लेने वार्ड के बाहर चला गया। अहान ने सुशील को क्लब ऑफ एमए के हेड अक्षय के बारे में पता करने के लिए कहा था। अहान जानता था कि क्या 3 साल पहले जो अहान के साथ हुआ था उसमें अक्षय का हाथ था। यंग मास्टर, आपने मुझसे जो कहा पता करने के लिए कहा था, मैंने वो पता कर लिया है, सुशील ने कहा। आगे बताओ, अहान ने कहा। यंग मास्टर, 3 साल पहले अक्षय ने किसी पर हमला किया था, पर यह पता लगाना मुमकिन नहीं था कि इस हमले में और कौन कौन थे और हमला किस पर हुआ था। सुशील ने सब कुछ सच सच बता दिया। अक्षय मुझे कहाँ मिल सकता है? अहान ने पूछा। अब तक अहान को लग रहा था कि सारे हमलावर एक दूसरे को जानते होंगे, पर अब उसे लगा कि शायद वो न जानते हो एक दूसरे को, पर उसे इस बात का विश्वास था कि अक्षय उनमें से एक ज़रूर था। यंग मास्टर, अक्षय आज 5 बजे अपने साथियों को लेकर किंग कोंग क्लब लेकर आने वाला है। वहाँ पर गैम्बलर फाइट होने वाली है, सुशील ने कहा। मार्शल आर्ट में बहुत तरह की अलग अलग फ़ाइट होती थी, गैम्बलर फाइट भी उनमें से एक थी। इसमें पहली शर्त लगती थी कि कौन जीतेगा और फिर ये गेम शुरू होता था। अहान मुस्कुराया और उसने किंग कोंग क्लब की लोकेशन के बारे में पूछा। सुशील ने उसे लोकेशन बता दी। जब सुशील ने सुना कि अहान वहां जाने वाला है, उसे अक्षय पर तरस आने लगा था। अक्षय अभी अभी स्टेज 2 के दूसरे लेवल पर आया था, पर अहान ऑलरेडी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जब वो वापस वार्ड में आया तब सनाया उठ चुकी थी। अब कैसा फील कर रही हो तुम सनाया? अहान के सनाया की चोट को देखते हुए बोला। पहले से काफ़ी बेटर, सनाया ने अपना घाव देखते हुए बोला। सनाया थोड़ा परेशान लग रही थी। आखिर अहान ने उससे पूछा, क्या बात है सनाया, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जो भी वशिष्ठ हाउस में हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तुम वहाँ अगर लेट पहुँचते तो फिर पता नहीं क्या होता। सनाया ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। बेबी, अब उसके बारे में मत सोचो, तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ हो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अहान ने सनाया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हबी। सनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अहान ने कुछ नहीं कहा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वहाँ एक नर्स सनाया के हाथ की ड्रेसिंग करने आई। जब वो नर्स वहाँ से चली गई तब अहान ने सनाया से कहा, सनाया आज शाम को मुझे किसी से मिलने जाना है। जाना ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें अकेले छोड़कर जाना होगा, बट डोंट वरी, मैंने राज से कह दिया है, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को भेज देगा। सनाया थोड़ा कंफ्यूज थी पर वो मान गई। ओके, अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। आई फील सेफ विद यू। मैं जल्दी आ जाऊँगा।
अब तुम नाश्ता कर लो। अहान ने नाश्ता सर्व करते हुए कहा। करीब 4 बजे वहाँ गुरुजी आए। राज ने सनाया को सेफ्टी के लिए अपने सबसे स्ट्रॉन्ग साथी को भेजा था। गुरुजी मार्शल आर्ट में स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर थे। उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल में अगर कोई सनाया पर हमला करने आ भी जाता तो वो सनाया को आराम से प्रोटेक्ट कर सकते थे। जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचे, अहान किंग कोंग क्लब के लिए निकल गया। किंग कोंग क्लब पहुँचने में अहान को लगभग 1 घंटा लगा। जब वो वहाँ पहुँचा तब उसे वहाँ कुछ नौजवान दिखाई दिए जिन्होंने वहाँ की पर्सनल लाइट्स टी शर्ट पहनी हुई थी। अहान उन्हें देखते ही समझ गया कि वो यहाँ नए स्टूडेंट थे। वो वहाँ शो के लिए टेक्वांडो सीखने आए थे। जब अहान अंदर जाने वाला तब उसे एक लड़के ने रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, आज छुट्टी है, एडमिशन के लिए कल आना। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे जानना है कि यहाँ क्लब ऑफ एमए का कोई मेंबर आया हुआ है। अहान ने पूछा, क्लब ऑफ एमए, क्या आप वहाँ के मेंबर हैं? उस लड़के ने फिर से सवाल किया। नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है, अहान ने बहुत प्रवेश के साथ कहा। आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछकर आता हूँ। इतना कहकर वो लड़का अंदर चला गया। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट बैठे हैं। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था। जब वो लड़का अहान के बारे में पूछने आया तब अक्षय और उसके स्टूडेंट इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे थे। क्या अक्षय अहान को पहचानेगा? क्या होगा जब अहान और अक्षय आमने सामने होंगे, जानेंगे हम अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय। धन्यवाद।